बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिरद मंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। ये अल्लामा इकबाल की गज़ल है बाल जिब्रील से, नंबर 53। इस गज़ल को इंशाअल्लाह मेरी अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कुछ अशार की, बट इस शेर की स्पेशली मैं सिर्फ इस पे बात करूँगा इस वीडियो के लिए इंशाअल्लाह। तो और मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्लेन करूँगा, और अगेन दिस इज़ माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, दीज आर माय पर्सनल थॉट्स। तो आप जो है वो अपनी उसमें शेयर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग इस शेर की, एंड देन हम लोग इंशाल्लाह अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा कि व्हाट अल्लामा इकबाल मेंट बाय दिस शेर, लेकिन यह है कि फिर अगर हम बहुत सारे लोग मिल के अपनी अपनी राय दें, अपनी अपनी बयान करें, सो उससे यह है कि हमें एक बिगर पिक्चर जो है वो पता चल सकती है इस शेर की। तो मैं इसको इस तरह से कोशिश करूँगा, सो मेरे साथ रहिएगा। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। सो बेसिकली यहाँ से शुरू करते हैं सोचना कि हम इंसान जो है वो इस दुनिया में कैसे आते हैं। सिंपल सा हमें पता है इस बात का कि एक स्पर्म ड्रॉप होता है मेल की तरफ से, एंड देन फीमेल की तरफ से एक फ्लूइड होता है, उसका ड्रॉप होता है। तो ये जो है ना आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब ये फ्यूज़ होते हैं तो जो एक स्पर्म ड्रॉप है मेल का, उसके अंदर लाखों की तादाद में स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो वैसे नज़र नहीं आते, लेकिन वो लाखों की तादाद में उसके अंदर होते हैं। और वो सारे के सारे क्या करते हैं कि वो फ्लूइड जो है ना वो फिर जब मिक्स होता है फीमेल फ्लूइड के साथ, तो वो सारे के सारे ऐसे तैरते हुए उस एग की तरफ जाते हैं जो फीमेल फ्लूइड के अंदर होता है। तो उन लाखों स्पर्म सेल्स में से सिर्फ एक जो है ना, ज़्यादातर सिर्फ एक जो है वो सक्सेसफुल होता है कि वो उस सेल जो फीमेल एग सेल है उसके अंदर उसके अपने आप को अटैच करता है उसके साथ, और फिर अपना जो उसका मटेरियल है जो डीएनए है वो उसके अंदर ट्रांसमिट करता है। और जब उसका डीएनए और फीमेल एग सेल का डीएनए आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इस अमल से एक नया खुलिया बनता है, उसको ज़ाइगोट कहते हैं। और वो हमारी इब्तदा होती है, हमारे फिज़िकल जिस्म फिज़िकल बॉडी की इब्तदा होती है। और वो एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 में, और 2 से 4 में, और 4 से 8 में उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के तहत जो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना ये एक फिज़िकल प्रोसेस है, राइट। अब ये है कि और इस जब ये अमल हो रहा होता है, जब हमारी फिज़िकल बॉडी बन रही होती है, तो उस वक़्त किसी लम्हे पे जो हमारी रूह है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो उसके अंदर वो भी एक सीड की तरह से ना, जब वो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो मेरी जो रूह है, हमारी जो रूह है, वो इसी मैटर की डायमेंशन में आके वो सीड बो दिया जाता है। यानी कि हम वो कहते हैं ना रूह फूंक दी गई, सो हम एक मादे की डायमेंशन में ग्रो कर रहे थे, और उधर से अल्लाह ताला के हुक्म से एक जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी रूह है, वो भी हमारे अंदर एक सीड की तरह ना डाल दी जाती है, ठीक है। तो वो रूह जो है वो हमारे साथ फिर जो है ना वो भी ग्रो करती है। सो फिज़िकल बॉडी जो है आपको पता है कि बच्चे फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फौत हो जाते हैं, फिर हम लोग इस तरह से हमारी रूह जो है ना वो हमारे साथ सफ़र करती है। और डेथ वो पॉइंट होता है, मौत वो पॉइंट होता है जिसमें दोबारा से ये रूह और जिस्म का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, जिस्म ज़मीन पे रह जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टिकल्स में अगेन, और रूह जो है वो एक आगे की तरफ सफ़र करना शुरू कर देती है। अब ये तो सारा एक प्रोसेस है। अब इकबाल मेरे ख्याल में कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो इब्तदा वाला हमारा है, जब हम पैदा होते हैं, जो मैंने भी प्रोसेस बताया, ये प्रीटी मच अंडरस्टूड है। इस पे अगर हम ये बहस करना शुरू हो जाए कि वो जो एक स्पर्म सेल था मेल का, और लाखों में से वो एक ही जो है वो क्यों मतलब चुना गया, सो इस पे डिबेट हो सकता है कि क्या ये
بائی لک تھا، یہ کوئی اٹس اے چانس پروسیس کہ کوئی ایک کا چانس ہے کسی ایک سپرم کا کہ وہ فیمیل ایگ کے ساتھ جا کے مل جائے؟ کیا یہ ایک چانس کا عمل ہے؟ کیا یہ ایک لک اس میں انوالو ہے؟ یا پھر کہ یہ جو ہے وہ سپرم جو ہے وہ چوزن سپرم تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو چوز کیا کہ یہ یہی والا جو سپرم سیل ہے نا، یہ جا کے اس کو فرٹیلائز کرے گا۔ یا تیسری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ کیا اس سپرم سیل نے مے بی وہ بھی کوئی ایک جاندار چیز ہو، ایک زندہ چیز ہو، اور مے بی اس نے پیچھے کوئی اپنے اچھے عمل کیے ہوں، اور وہ ان اچھے عمل کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو ایک نئی زندگی مل گئی، یعنی کہ اس نے ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی، یہ شروع کر دی۔ تو اب یہ مختلف سوچیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو سوچیں ہیں نا، یہ انٹلیکچوئلس کے سوچنے کا کام ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اقبال دس از وٹ ہی مینس بائی دس، کہ جب میں ایک کانشیس بینگ اس دنیا میں آ گیا، میری روح جو ہے وہ اس مادے کی، اس زمین کے اوپر بھیج دی گئی، اس مادے کی ڈائمنشن میں، اس جسم کے اندر، تو دیٹس انف فار می، لیٹ انٹلیکچوئلس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کیا پیچھے سے کیا ہوا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو 3 طریقے بتائے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک کانشیس بینگ ہونے کے ناطے، ایک زندہ روح ہونے کے ناطے، میرے لیے وری سم یہ ہے، میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب میری روح اس باڈی کو چھوڑ دے گی، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، آگے کی منزلیں کیا ہونی ہیں، آگے کے سٹیپس کیا ہونے ہیں، تو وہ میرے لیے زیادہ پریشانی کی بات ہونی چاہیے۔ ایک جو انسان جو اگین کانشیس بینگ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کانشیس ہوتا ہے اپنی ریالٹی کا، اپنے آگے پیچھے کا، تو وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ موت حقیقت ہے، ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں نا، وہ ایک کانشیس بینگ کو پریشان کرتی ہیں، جب تک کہ وہ ان کے جواب نہ ڈھونڈ پائے کہ جواب کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آئی تھنک دیٹس واٹ اقبال مین، کہ جو میری ابتدا جب کیسے ہوئی، میں بس آ گیا، دیٹس امپورٹنٹ فار اس، بیکاز اب ہم لوگ آ چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے رہنا ہے ہمیشہ، ہم موت کے ساتھ مر نہیں جائیں گے، ہماری روح وہ ختم نہیں ہو جائے گی، کانشیسنیس ہماری ختم نہیں ہوگی، تو آگے منزلیں آئیں گی، اور ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، اینڈ دین وی شوڈ ایکٹ اکارڈنگلی، اسی کے مطابق۔ تو میرے خیال میں اس شعر کا کچھ یوں مطلب بنتا ہے، آپ اپنا پلیز شیئر کریں، اینڈ ول سی کہ اس کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی انشاءاللہ۔